नाउ टुडेज टॉपिक इज द मास एंड वेट। आज का टॉपिक है मास एंड वेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा है, नॉलेज के लिए अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी 8 और 9th में ये टॉपिक हो चुका है आपका बेसिक टॉपिक है। इसलिए स्टैंडर्ड 10 में इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस 50-50 है। ऑलरेडी हो चुके हैं ये कॉन्सेप्ट आपके 8-9th में, ठीक है। फिर भी अब ये सिलेबस में है, हमारे चैप्टर में टॉपिक आया है, तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। और अगर 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आया तो डिस्टिंग्विश वाला आएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मास एंड वेट, ठीक है। और बचपन से आप ये कॉन्सेप्ट सीखते आ रहे हो, तो थोड़ा समझिए कि मास किसे कहते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे वेट किसे कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट भी मैं आपको दूंगा जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम में आएंगे, ठीक है। पहले आप देखिए कि मैटर किसे कहेंगे हम, ठीक है। अब सपोज देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है बॉल। अब इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है मेरे हैंड पर, यानी इसने कुछ जगह ली है, ठीक है। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है। दो बातें यहाँ पर आ गई। एक तो इसने एक स्पेस ऑक्युपाई की है, जगह ली है मेरे हैंड पर। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज से बना हुआ है या फिर किस मटेरियल से बना हुआ है? प्लास्टिक से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, इसने भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई की। अब ठीक है, बॉल जो ऑब्जेक्ट था उसके कंपैरिजन में इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई की। ये भी किस चीज़ से बना हुआ है? जैसे ये पेपर से बना हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट पेपर से बना हुआ है, ठीक है। मटेरियल कौन सा है इसमें? पेपर। अब हम और एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। एक थर्ड ऑब्जेक्ट है डस्टर। इसने भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई किया है मेरे हैंड पर। अब इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई की है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है? वुड, यानी लकड़े से बना हुआ है, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्युपाई करता है और वो कुछ चीज़ से बना होगा तो उसे क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं, ठीक है। मैटर यानी क्या? कोई ना एनी सब्सटेंस जो एक कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और वो कुछ ना कुछ चीज़ से बना हुआ है, कुछ ना कुछ मटेरियल से बना हुआ है, तो वो क्या हुआ? मैटर। एक्चुअली डीप में अगर मैं आपको बताऊं तो मैटर इज अ बिल्ड फ्रॉम एटॉम्स। ये लकड़े से बना हुआ है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटॉम। कोई भी चीज़ एटॉम से बनी हुई है, ठीक है, अगर हम डीप में जाते हैं तो। लेकिन अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। ये चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मैटर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मास यानी क्या होता है। अब देखिए, अगर ये डस्टर लकड़े से बना हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो है डस्टर, ये किस मटेरियल या किस चीज़ से बना हुआ है? ये लकड़े से बना हुआ है। तो इसमें कितना वुड प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वुड इसमें प्रेजेंट है? मैं कह रहा हूँ 1 kg। 1 kg वुड से, 1 kg लकड़े से ये डस्टर बना हुआ है, तो 1 kg क्या हुआ? इस डस्टर का मास हुआ। आए ख्याल में? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है, वो चीज़ उसमें कितनी प्रेजेंट है, वही होता है उसका मास। अब एक देखिए, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने लिया था बॉल। ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है। तो कितना प्लास्टिक है इसमें? सपोज इसमें 50 ग्राम प्लास्टिक है, तो 50 ग्राम क्या हुआ? इसका मास हुआ, क्योंकि ये जिस चीज़ से बना हुआ है वो चीज़ इसमें कितनी प्रेजेंट है, उसे ही तो मास कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ये कौन सी चीज़ से बना हुआ है? ये ऑब्जेक्ट है बॉक्स पेपर का, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये पेपर से बना हुआ है। कितना प्रेजेंट है इसमें? पेपर। थर्ड हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हमने बॉक्स कहा है, किस चीज़ से बना हुआ है? किस मटेरियल से बना हुआ है? पेपर से बना हुआ है, ठीक है। तो पेपर इसमें कितना प्रेजेंट है? सपोज मैं कर रहा हूँ इसमें 20 ग्राम पेपर प्रेजेंट है। 20 ग्राम पेपर से ये बॉक्स बनाया गया है, तो 20 ग्राम क्या हुआ? इस ऑब्जेक्ट का मास हुआ। ख्याल में कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ना किसी मटेरियल से बना होता है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? मैटर करते हैं, क्योंकि एनी सब्सटेंस किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है और वो स्पेस भी ऑक्युपाई कर रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, ठीक है। फिर वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो उसमें कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है, वही उसका मास हुआ। अगर कोई मटेरियल
हाफ केजी से बना हुआ है तो हाफ केजी उसका मास हुआ। कोई मटेरियल 50 केजी से बना हुआ है तो 50 केजी उसका मास हुआ। ठीक है, कोई एक बड़ा टेबल है वुड का, वो 50 केजी वुड से बना हुआ है तो 50 केजी उसका मास हुआ। ठीक है, देखिए आपके साइड में है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर रहे हो, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। ठीक है, मैटर किसे कहा हमने, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। तब इस ये अगर वुड से बना हुआ है तो इसमें वुड कितना प्रेजेंट है, वही इसका मास हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए हमारा, अब मास एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट चाहिए हमें। तो मास किस यूनिट से मेजर किया जाता है, तो मास का जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। ठीक है, तो मास हम किलोग्राम में मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का। उसे आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम उसका सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो सेकंड थर्ड देखिए अब पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे बताइए, इस डस्टर का मैंने आपको मास बताया 1 केजी। ठीक है, अब इसका जो मास 1 केजी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है 1 केजी वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ठीक है, तो आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं, मास बताते वक्त हम डायरेक्शन थोड़ी बताने वाले हैं किसी ऑब्जेक्ट की। इसका मास अगर 1 केजी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 1 केजी ही रहेगा, यहाँ पर ले गया तो भी 1 केजी रहेगा, यहाँ पर ले गया तो भी 1 केजी रहेगा। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बताते वक्त डायरेक्शन जरूरी नहीं होती। मास अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम सिर्फ नंबर से बताएंगे, 1 केजी, 2 केजी, 50 केजी, 100 केजी। ठीक है, कभी डायरेक्शन नहीं आएंगी। नंबर यानी मैग्नीट्यूड, नंबर यानी मैग्नीट्यूड, यानी हम मास एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड से, नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 केजी है, तो 1 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, हाफ केजी, तो हाफ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ। यानी जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस की जाती है, मैग्नीट्यूड के थ्रू बताई जाती है, मैग्नीट्यूड यानी नंबर, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और मास को कभी भी हम मैग्नीट्यूड यानी नंबर से एक्सप्रेस करते हैं, डायरेक्शन नहीं बोलते हम उसके साथ में कभी भी। तो ऐसी क्वांटिटी को कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मास इज द स्केलर क्वांटिटी। आया ख्याल में आपके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। हर जगह ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 1 केजी यहाँ पर है और मैं इसे दूसरे सिटी में ले जाकर रख रहा हूँ तो भी 1 केजी रहेगा। अगर मैं इसे किसी अदर प्लैनेट पर ले जा रहा हूँ तो भी इसका मास 1 केजी ही रहेगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द प्लेस। अगर आप प्लेस चेंज कर रहे हो, जगह चेंज कर रहे हो, तो भी मास चेंज नहीं होगा। मास इज द सेम एवरीवेयर। आया ख्याल में। यानी वैल्यू ऑफ द मास डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो टू द अनदर प्लैनेट। हम अगर दूसरे प्लैनेट पर भी वो चीज़ को लेके जा रहे हैं तो भी उसका मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट मिल गया हमें एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है और पॉइंट भी हम कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए मास से रिलेटेड और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, जो भी मैं आपको बता देता हूँ। मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी इनर्शिया को मेजरमेंट करने का तरीका जो है वो मास ही है। ठीक है, यानी हम मास के थ्रू इनर्शिया को मेजरमेंट करते हैं, इनर्शिया का मेजरमेंट हम लेते हैं। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर ज़्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज़्यादा है, समझ लीजिए। यानी हायर द मास हायर इज द इनर्शिया। अब आप बोलोगे कि सर आपने कहा मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया को मेजरमेंट करने का सही तरीका है मास। यानी मास के थ्रू ही हम इनर्शिया को मेजरमेंट कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं इनर्शिया का। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी इनर्शिया क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया क्या होता है, देखिए इनर्शिया का मतलब मैं आपको बताता हूँ इनर्शिया क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ अगर बहुत देर से किसी पोजीशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत देर से किसी पोजीशन में है, ठीक है, जैसा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आपकी बॉडी, अगर आप 2 घंटे से किसी चेयर पर बैठे हो, 2 घंटे से आप किसी चेयर पर बैठे हो, आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है,
2 घंटे से अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो तो आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। और 2 घंटे बाद मैं आपको कह रहा हूँ सडनली हमें कहीं जाना है, उठी, तो आपकी बॉडी एकदम से नहीं उठती, आपकी बॉडी एकदम से नहीं उठती, आपको थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना होता है आपके बॉडी पर। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, आपकी बॉडी को उठना नहीं है, आपकी बॉडी 2 घंटे से रेस्ट पोजीशन में है और उसे रेस्ट पोजीशन में ही रहना है, उसे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसे कहते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी। बॉडी का एक गुण होता है इनर्शिया, ठीक है। अगर बॉडी बहुत देर से किसी पोजीशन में है तो बॉडी को उसी पोजीशन में रहना होता है, बॉडी को अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी होती है, यानी बॉडी इनएबल होती है उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, बॉडी खुद की ही पोजीशन चेंज करने के लिए इनएबल होती है। एक दूसरा एग्जांपल बता दो, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, बहुत देर हो गया, 15-20 मिनट से आप दौड़ रहे हो, फास्टली दौड़ रहे हो, सडनली मैं आपको कहता रुको, तो आप रुकोगे क्या सडनली? नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी, आपकी बॉडी क्या थी? मोशन में थी, और आपकी बॉडी को मोशन में ही रहना था, बॉडी को पोजीशन स्टेट चेंज नहीं करनी थी, बॉडी की जो करंट स्टेट थी मोशन में था बॉडी, तो बॉडी को मोशन में ही रहना था, ठीक है। यानी बॉडी अगर बहुत देर से, ज़्यादा देर से जिसी भी पोजीशन में, बॉडी उसी पोजीशन में रहना चाहती है, यही बॉडी का गुण होता है इनर्शिया। यानी बॉडी एबल नहीं होती, खुद से बॉडी एबल नहीं होती उसकी पोजीशन चेंज करने को, यानी इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स पोजीशन, बॉडी खुद से ही उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए एबल नहीं रहती, इसे ही कहते हैं इनर्शिया। अब मुझे बताइए, जितना ज़्यादा आपका बॉडी का मास होगा ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा आपको जोर लगेगा उठने के लिए, उतना ही बॉडी आपकी अपोज करेंगी, ठीक है। जितना स्पीड से आप दौड़ोगे उतना ही रुकने के लिए आपको क्या लगेगा? थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी पे रुकने के लिए। यानी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा बॉडी इनर्शिया दिखाती है, उतना बॉडी आपको अपोज करेंगी पोजीशन चेंज करने के लिए। यानी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, बॉडी उतना ज़्यादा अपोज करेंगे उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, वही बॉडी का गुण है इनर्शिया। इसलिए मैंने कहा था हायर द मास हायर इज द इनर्शिया बॉडी। तो आगे ख्याल में आपकी बॉडी का मास जितना ज़्यादा उतना बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है वेट। मास मैंने आपको समझा दिया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके स्टेटमेंट भी हमने देखे ताकि आप एग्जाम में उसे लिख कर स्कोर कर सको, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी था, जो मैंने आपको समझा दिया। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा वेट का, ठीक है। वेट किसे कहते हैं देखिए, अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है बॉल, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे छोड़ रहा हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ तो वो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ते हो तो नीचे ही आता है, ठीक है। क्यों आता है, क्या रीज़न है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हमें सबको ही पता है कि अर्थ ऑब्जेक्ट पे क्या करती है? फोर्स अप्लाई करती है और अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, यानी खींचती है, ठीक है। यानी अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, उसके लिए एक फोर्स लगाती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे आया, और जब ये यहाँ पर है ऑब्जेक्ट तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगना खत्म हो गया? नहीं, अभी भी इस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से लग रहा है, ठीक है। तो वेट किसे कहेंगे, ठीक है। देखिए अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, और अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर लगाती है, उस फोर्स को क्या करते हैं? वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगा रही है अर्थ इस ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स हुआ इसका वेट, ठीक है। अगर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट आपके सामने लेता हूँ, सपोज ये पेपर बॉक्स मैंने लिया, तो इस पर भी अर्थ फोर्स लगा रही है और अपने तरफ इसे अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो अर्थ इस पर जितना भी फोर्स लगा रही है अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस पर, तो वो फोर्स हुआ इस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट देखिए, आपके साइड में स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट यानी क्या? इज द फोर्स विथ विच द अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है, उस फोर्स को कहा जाता है वेट। आए ख्याल में?
तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है, देख लीजिए, फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू जी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स यानी ही वेट, ठीक है। अर्थ ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, अपने तरफ खींच रही है, तो वो जो फोर्स लगा रही है अर्थ ऑब्जेक्ट पर, वो फोर्स यानी क्या हो, वेट। इसलिए फोर्स इक्वल टू हम वेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम जी लिखेंगे, ठीक है। आया ख्याल में। अब देखिए, फोर्स अगर क्वांटिटी है तो इसे मेजर करेंगे हम। मेजर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए, किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट लेने के लिए उसका एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। तो वेट का यूनिट क्या हुआ, अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि वेट यानी एक तरह का फोर्स, अर्थ जो ऑब्जेक्ट पर लगा रही है फोर्स और अपनी तरफ खींच रही है, वो फोर्स यानी वेट हुआ। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो यहाँ पर वेट का भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ द वेट इज द न्यूटन, बिकॉज वेट इज नथिंग बट द फोर्स विच इज एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टुवर्ड द इट्स सेंटर, ठीक है। आया ख्याल में। अब देखिए, हमने अभी बताया कि वेट यानी एक तरह का फोर्स है, ठीक है। अर्थ ऑब्जेक्ट पर लगा रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो मुझे बताइए वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ऑलवेज डाउनवर्ड। ऑलवेज डाउनवर्ड यानी फोर्स के साथ में डायरेक्शन भी आ गया। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, वेट के साथ में डायरेक्शन भी आ गया, क्योंकि वेट यानी फोर्स जो अर्थ लगा रही है वो हमेशा नीचे की तरफ लगा रही है, तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी आ गई। यानी वेट बताते वक्त, वेट एक्सप्रेस करते वक्त हम उसे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के साथ में एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्शन हम अगर नहीं भी बता रहे, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 100 न्यूटन है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेट यानी इस पर जो अर्थ फोर्स लगा रही है वो, और वो ऑलवेज डाउनवर्ड, एक तरह का फोर्स जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। इसलिए वेट एक्सप्रेस करते वक्त मैग्नीट्यूड यानी नंबर और डायरेक्शन दोनों के साथ में एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, बिकॉज वो एक फोर्स है जो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ डायरेक्शन भी आ गई और मैग्नीट्यूड भी आ गया, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ इसका फोर्स 100 न्यूटन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 100 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड है। यानी इसका वेट बताते वक्त दो चीजें बतानी पड़ी, मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन और किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन भी आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया, इसीलिए वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के साथ में एक्सप्रेस की जाती है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर वेट क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी हुआ, ठीक है। अब और एक चीज, जैसे मैंने आपको मास के वक्त बताया कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे प्लेनेट पर भी लेकर जाएंगे तो मास नहीं चेंज होने वाला, लेकिन वेट के बारे में ऐसा नहीं है। वेट का फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए, वेट इक्वल टू एम, वेट यानी फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी। अब एम इंटू जी में एम तो मास है जो कभी भी चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट, लेकिन जी चेंज होगा। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ पर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो, लेकिन यही वैल्यू अगर मून पर जाओगे तो कम आएगी। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून पर कम होगी, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर वैल्यू अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, यानी स्मॉल जी की, तो मून पर वो वैल्यू कम होने वाली है। अब मुझे बताइए, जी की वैल्यू अगर कम हो गई तो एम इंटू जी का प्रोडक्ट भी कम आएगा। ऑब्वियसली वेट की वैल्यू चेंज होगी दूसरे प्लेनेट पर। अगर मून पर आप जाओगे तो हो सकता है इसका वेट आपको वहाँ पे 80 न्यूटन मिले और अर्थ पर इसका वेट आपको 100 न्यूटन मिले, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है प्लेस टू प्लेस। इसलिए वेट इज नॉट सेम एवरीवेयर, इसलिए हमारा स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट सेम एवरीवेयर, देयरफॉर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसलिए वेट भी चेंज होता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। आए ख्याल में आपके वेट आपके समझ में आ गया होगा मैंने जिस तरह से आपको बताया, ठीक है। अब डेली लाइफ में देखिए हम किस तरह से गलत बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। अगर हम किसी मीटर कांटे पर खड़े हुए तो हम देखते हैं कि हमारा उसमें वेट हम गिनते हैं, ठीक है, हम उसे वेट ही कहते हैं। 70 kg दिखता है, कभी किसी का 65 kg दिखता है, एक्चुअली वो हमारा मास है, वो हमारा वेट नहीं होता, ठीक है। फिर हमारा वेट क्या हुआ, तो हमारा अगर उस मीटर कांटे में वेट मास से दिखा रहा है, वो अगर 65 kg दिखा रहा है वहाँ पर, तो वो 65 kg हमारा मास हुआ। उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी की वैल्यू से, यानी 9.8 से। तो 65 kg इंटू 9.8 जब हम करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हमारा वेट रहेगा। आया ख्याल में आपके, किस तरह से हम डेली लाइफ में गलत यानी गलत बातें हम करते हैं, ठीक है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास 1 kg है,
इसका मास कितना है 1 kg, तो इसका वेट कितना हुआ, तो 1 kg इंटू 9.8 यम इंटू जी, फॉर्मूला क्या है यम इंटू जी, यम यानी इसका मास जो 1 kg है इंटू 9.8 मल्टीप्लीकेशन किया, आंसर क्या आएगा 9.80 आएगा और वो रहेगा न्यूटन यानी इसका वेट। ठीक है, तो वेट इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए। आए ख्याल में, वेट का यूनिट न्यूटन। तो दोनों भी टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। स्टेटमेंट भी आपको दी है साइड में, ये एग्जाम में लिखिए आप, आपका स्कोर हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आपको तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो। थैंक यू।